हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ विधियां जिनके द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का शोधन करेंगे। क्योंकि हमने इससे पिछली वीडियो में बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा और लगभग 50 लाख कार्बनिक यौगिक हैं। उन्हीं कार्बनिक यौगिकों को जब हम प्रयोगशाला से या फिर प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम उसका प्यूरिफिकेशन करें, उसका शुद्धिकरण करें। उसके शुद्धिकरण के लिए ही हम कुछ विधियों को इस्तेमाल में लाते हैं। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमारे सामने ये एक एपरेटस दिख रहा है, ये एपरेटस है साधारण आशवन का, सिंपल डिस्टिलेशन का। इस मेथड में होता क्या है वो हम इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये है क्या। ये एक एपरेटस है जिसके द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का शोधन करते हैं और ये सबसे सिंपल मेथड है। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि इस विधि का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, यूज़ कहाँ पे किया जाता है, किन यौगिकों के शोधन में या प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस विधि का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे कोई द्रव किसी अवाष्पशील अशुद्धि में मिला हुआ हो, लाइक समुद्र का पानी। समुद्र के पानी में नमक होता है, सॉल्ट्स होते हैं और पानी होता है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि नमक यहाँ पे क्या है, एक अशुद्धि है, और पानी क्या है, वहाँ पे हमें प्राप्त करना है। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस विधि का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, मैंने आपको बता दिया दोनों के अंदर अशुद्धि और जो हमें प्राप्त करना है उसके बीच में कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, तभी हम इस विधि का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें पता चल चुका है कि इस विधि का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। उसके बाद हम सीधे मेथड पे आ जाते हैं। और मेथड क्या है कि ये जो एपरेटस है इसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लंबा सा स्ट्रैंड लगा हुआ है। स्ट्रैंड एक गोल पेंदी के, यहाँ पेंदी का मतलब होता है तली, और इस गोल पेंदी के फ्लास्क से अटैच है। और यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो कि इसके टेम्परेचर को बताएगा कि टेम्परेचर कितना है। और साथ में यहाँ पे एक बर्नर लगा हुआ है और एक जाली लगी हुई है जो फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करती है या फिर इक्वल टेम्परेचर प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कंडेंसर है, और कंडेंसर का काम होता है कि यहाँ से जो भाप बन के ऊपर उड़ेगी उसको ठंडा करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करना। इसके बाद अगर कंडेंसर के बाद देखें तो ये एक एडाप्टर लगा होता है जो कि कनेक्ट करता है इस रिसीवर को इस कंडेंसर से, यानी संघनित्र को इस ग्राही से कनेक्ट करने का काम करता है एडाप्टर। यहाँ पे जो कंडेंसर दे रखा है, इस कंडेंसर में यहाँ से ठंडा पानी जाता है और यहाँ से वो गर्म हो के निकलता रहता है, क्योंकि यहाँ से स्टीम गर्म आती है और उस स्टीम से ये जो पानी होता है ये गर्म हो जाता है। इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया कि इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं। अब हम विधि पे आ जाते हैं कि इसके अंदर कैसे और किन यौगिकों का शोधन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम कि हम इस एपरेटस को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। तो यहाँ पे जो गोल पेंदी का फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हमने अशुद्ध द्रव यानी समुद्र का जल भर लिया जिसके अंदर सॉल्ट घुले हुए हैं, और हमें उस सॉल्ट से पानी को अलग करना है। तो और साथ में हमने एंटी बम्पिंग ग्रेन्युल्स डाल दिए, जिसका मतलब होता है उच्छलन रोधी कण। ये कण क्या काम करते हैं हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांच का फ्लास्क लिया होता है और अगर हम इन्हें नहीं डालते हैं तो पानी बाउंस करने लग जाएगा जिससे कांच का फ्लास्क टूट जाता है। इसलिए ये जो कण हैं ये उसे बाउंस करने से, उछलने से रोकते हैं। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं गर्म करना इस बर्नर से, तो पानी जो है धीरे धीरे इवेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और पानी का आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ थर्मामीटर में हमें वो रीडिंग दिखने लग जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि इवेपरेट होकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा है। इसके बाद ये एक स्टेप है जो कि कनेक्ट करता है इस फ्लास्क को और इस कंडेंसर को। और इस कंडेंसर में क्या होता है कि इधर से ठंडा पानी जाता है और उधर से गर्म पानी निकलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब इस पतली ट्यूब में वो भाप बन के ऊपर उड़ के जा रहा है पानी, तो यहाँ पे जो ठंडा पानी है वो उस भाप को ठंडा कर दे रहा है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से भाप बन के उड़ती है और वो आती है यहाँ पे, और यहाँ कंडेंसर में वो एंटर करती है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि यहाँ पानी, ठंडा पानी इधर से बहता है और गर्म पानी इधर से निकलता रहता है। इसका मतलब हुआ
कि यहाँ पे जो ये पतली नली दिख रही है बीच में, यहाँ पे वो भाप आती है और ये पानी क्या कर देता है, उस भाप को संघनित्र करके द्रव में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम भाप को ठंडा करते हैं और वो पानी में या द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, संघनन, एक विधि है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे ठंडा करेंगे तो इस एडाप्टर के थ्रू, जो कि कनेक्ट करता है ग्राही को और इस कंडेंसर को, इसके थ्रू इस ग्राही में वो प्योर वाटर इकट्ठा हो जाता है। अब इसके बाद प्योर वाटर तो हमें मिल गया, इसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचे सॉल्ट, और हमें यही तो करना था, सॉल्ट को उस पानी से अलग करना था, या फिर हम कह सकते हैं उस पानी को या उस प्योर लिक्विड को इस सॉल्टी वाटर से अलग करना था। तो इस तरीके से हम इस पूरी विधि के द्वारा शुद्ध पानी या द्रव को प्राप्त कर सकते हैं। और ये विधि है जिसके द्वारा समुद्री जल से हम पीने लायक पानी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ तो हमने समुद्री जल को लिया और उसे शुद्ध कर लिया और हमने प्योर लिक्विड प्राप्त कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा क्या, उसका जो बची हुई अशुद्धियाँ हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी है जिससे इस विधि के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, जैसे बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन। दो कंपाउंड जब एक साथ मिले होते हैं तो बेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन होता है, ये नाइट्रोबेंजीन होता है। अब इस नाइट्रोबेंजीन और इसमें क्या अंतर है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 210 डिग्री सेल्सियस। तो हम इतने बड़े डिफरेंस में हम आराम से इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जब हमने इसके मिक्सचर को इसमें फ्लास्क में डालते हैं तो जो ज़्यादा वाला है वो देर से इवेपरेट होगा और जो कम वाला है वो जल्दी से इवेपरेट हो जाएगा। तो कम वाला पहले ही इवेपरेट होकर हमें ग्राही में मिल जाएगा, रिसीवर में, और जो देर से इवेपरेट होगा वो इसी फ्लास्क में रह जाएगा। तो इस तरीके से हम दो एग्जाम्पल को बता सकते हैं। नंबर 1 समुद्र के पानी को लवणों से अलग करना, और नंबर 2 नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन के मिक्सचर से बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन को अलग करना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये विधि है और इसे अच्छे से अगर आप डायग्राम याद कर लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल ईजिली याद हो जाने वाला है और आपको किसी भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं इसे कैसे याद करूँ। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं तो थ्योरी रटने से याद नहीं होगी। यहाँ इसे अगर आप समझ लेंगे, एक बार अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी तरह आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं दूसरी विधि के साथ।